स्वागत है आपका सुहानी कहानी पर, जहां मैं सुहानी आपको सुनाती हूँ रोज एक नई कहानी। आज की कहानी का नाम है ककड़ी की कीमत, जिसको लिखा है आचार्य चतुर सेन ने। आज तो दिल्ली का सब रंग ढंग ही बिगड़ गया है। बाजार में, मकानों में, चाल ढाल में, सड़कों में, सब में विलायती पना गया है। जब से दिल्ली भारत की राजधानी बनी है और नई दिल्ली की चकाचौंध को मात करने वाली विचित्र नगरी बसी है, तब से दिल्ली यद्यपि पंजाब से पृथक अलग सूबा बन गया है, फिर भी उसमें बुरी तरह से पंजाबीपन भर गया है। नई दिल्ली जब बस रही थी, तब ढेर के ढेर पंजाबी, सिख और सभी उत्साही लोग, जिन्होंने पंजाब के गेहूं और उर्द एवं चने खाकर अपने शरीर बल को खूब वृद्धि दी है, नई दिल्ली पर चढ़ दौड़े। ठेकेदार से लेकर साधारण मजदूर तक साहसी पुरुष भर गए। उन्होंने नई दिल्ली में प्रारंभ में कौड़ियों के मोल जमीन ली और बस गए। अब नई दिल्ली में वे सरदार जी होकर मोटर में दौड़ते हैं। वीर भोग्या वसुंधरा। दिल्ली के महीन आदमी न जाने कहाँ खो गए। अब जगह जगह होटल खुल गए हैं। लाइन की लाइन खालसा होटलों की दुकानें आप दिल्ली के बाजारों में देख सकते हैं, जहाँ झटका पकने का साइन बोर्ड लगा होगा। और वहाँ अनगिनत सरदारगण बड़े बड़े साफे बांधे, लंबी लंबी दाढ़ी फटकारे, कोट पैंट बूट डाले, खाट और टेबल पर बैठे रोटियां खाते दिख पड़ते हैं। छुआछात को तो इन्होंने डंडे मारकर दिल्ली से नज़ाकत के साथ दूर ही कर दिया है। शाम को आप ज़रा चांदनी चौक में एक चक्कर लगाइए। पंजाबी युवतियां और प्रौढ़ाएं बारीक दुपट्टा माथे पर डाले, सलवार डाटे, मुंह खोले बेफिक्री से कचालू वाले के इर्द गिर्द बैठकर कचालू आलू खाती नजर आएंगी। कभी कभी शादी ब्याह के जुलूसों में जौहरियों की वो देहलवी नुक्केदार पगड़ियां कुछ पुराने सिरों पर नजर आ जाती थी, परंतु नीमास्तीन अंग रखे वसली के जूते, दुपल्ली दो माशे की टोपी, बगल में महीन शरवती का दुपट्टा तो बिल्कुल हवा हो गए हैं। सर्दे के दामन और सफ़ेद शरबती की चादरें लपेटे अब दिल्ली की ललनाएं नहीं दिख पड़ती। न अब वे जड़ाऊ जेवर ही उनके बदन पर दिख पड़ते हैं, जिनकी बदौलत 2000 जड़िए और 5000 सुनार दिल्ली से अपनी रोजी चलाते थे। अब तो बारीक क्रेप की फैशनेबल साड़ियाँ, उन पर नफासत से कढ़ी हुई बेलें, बिना आस्तीन के जम्पर जिनमें से आधी छाती और समूची मृणाल भुजाएं खुला खेल खेलती हैं, साथ में ऊंची एड़ी के रंग बिरंगे सैंडल, जूते चांदनी चौक में देखते देखते आंखें थक जाती हैं। देश की इन पर्दाफाश बहनों में सुशिक्षिताएं तो बहुत ही कम हैं। ज्यादातर मूर्ख का पंख खोस कर मोर बनने वाले कौवे जैसी हैं। इसका पता उनके चेहरे पर पुते हुए फूहड़ ढंग से पाउडर से, होठों पर खूब गहरे लगे गुलाबी रंग से, तीव्र सेंट से तराबोर चटकीले रूमाल से, बालों में चमचमाते नकली जड़ाऊ पिनों से अनायास ही लग जाता है। कभी कभी तो इन अधकचरी मेम साहिबा की कोमल कलाइयों में दिल्ली फैशन के सोने के दस्तबंदों और अनगिनत चूड़ियों के बीच फैंसी रिस्ट वॉच और पैरों के जेवरों पर एड़ी का सैंडल शू मन में अजब हास्य उत्पन्न करता है। खासकर उस हालत में जबकि उनके पालतू पति महाशय पतलून पर लापरवाही से स्वेटर और कोट डाले उनके पीछे पीछे उनकी खरीदी चीज़ों का बंडल लिए बड़े उल्लास से चलते फिरते और मुसाहिबी करते नजर आते हैं। 38 वर्ष हुए। उस समय दिल्ली के चांदनी चौक में अब जहां अगल बगल चलने वालों के लिए पटरियां बनी हैं, वहां सड़कें थीं। सड़कें कंकड़ की थीं। उनमें बहली, मंझोलिया, इक्के सर पर दौड़ा करते थे। दोनों समय उन सड़कों पर छिड़काव हुआ करता था। बीचों बीच अब जहाँ चमचमाती सीमेंट की पुख्ता सड़क है, वहाँ नहर पर पटरी बनी थी। उसके दोनों ओर खूब घने वृक्षों की छाया थी। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी वहाँ शीतल वायु के झोंके आया करते थे। उस पटरी पर बड़ी बड़ी भीमकाय बेंतों की छतरियां लगाए खोंचे वाले अपनी अपनी छोटी छोटी दुकानें लिए बैठे रहते थे। उनमें बिसाती टोपी वाले, टुकड़ी वाले, घी के सौदे वाले, दही बड़े वाले, चने की चाट वाले, कचालू वाले, मेवा फरोश तथा फल वाले सभी होते थे।
उनमें भी छोटे दुकानदार अपनी छोटी सी दुकान को किसी टोकरी में सजाए, गले में लटकाए घूम फिर कर सौदा बेचा करते थे। सैकड़ों आदमी उन वृक्षों की घनी छाया में पड़े हुए थकान उतारा करते थे। घंटाघर के सामने कमेटी की संगीन इमारत के आगे, अब जहां महारानी विक्टोरिया की मूर्ति रखी हुई है, वहां काले पत्थर पर एक विशालकाय हाथी खड़ा था, जिसे जयमल फत्ते का हाथी कहकर बूढ़े आदमी उस पटरी पर वृक्षों की ठंडी छाया में लेटे उन्नीदी आंखों में खमीरी तंबाकू का मद भरे भांति भांति के किस्से कहानी कहा करते थे। दिल्ली के निवासियों की बोली में एक अजीब लोच था। खोंचे वालों की आवाज़ें भी एक से बढ़कर एक होती थीं। सब्जी तरकारियों में जो पहले चलती, वही दिल्ली के रईस खाते थे। भिंडी और करेले जब तक रुपए के सेर बिकते थे, कच्ची आम की कैरियां जब तक 12 आने सेर बिकती थीं, तभी तक वे दिल्ली वालों के खाने की चीज समझी जाती थी। सस्ती होने पर उन्हें कोई नहीं पूछता था। बेर के मौसम में लोग बेरों को चाकू से छील कर उन पर चांदी का वर्क लपेट कर खाते थे। लताफत और नज़ाकत हर एक बात में थी। जैसे वे महीन आदमी थे, वैसे ही उनका रहन सहन भी था। फागुन लग गया था, बसंत पुज चुका था, सर्दी कम हो गई थी। बसंती हवा मन को हरा कर रही थी। बाजार में नरम नरम पतली ककड़ियों के कूजे बिकने आने लगे थे, पर उनके दाम काफ़ी महंगे थे। इसीलिए ये रईसों का ककड़ी खाने का मौसम था। एक जवान कुंजड़ा सिर पर नारंगी साफा बेपरवाही से बांधे, बदन पर तंजेब का ढीला कुर्ता पहने, गले में सोने की छोटी सी तावीज़ काले डोरे में लटकाए, आंखों में सुरमा और मुंह में पानों की गिलोरियां दबाए, कमर में चौखाने का तहमद और पैर में फूलदार सलेम शाही आदि छटाक का जूता पहने ककड़ियां बेचता पटरी पर मस्तानी अदा से घूम रहा था। उसके हाथ में झाऊ की एक सूफियानी चौड़ी टोकरी थी। उस पर केले के हरे पत्तों पर गुलाब के फूलों के बीच ककड़ी के 2 रवे रखे थे। टोकरी उसके दाहिने हाथ में अधर धरी थी। वो अपनी मस्त आंखों से इधर उधर घूमता, झूमती झूमती ललकती भाषा में आवाज लगाता था। नाजुक ये ककड़ियाँ ले लो, लैला की उंगलियाँ ले लो, मजनू की पसलियाँ ले लो, नाजुक ये ककड़ियाँ ले लो। पीछे से आवाज आई, ककड़ी वाले जरा वरे को आना। उसी भांति मस्तानी अदा से पुकारता हुआ ककड़ी वाला पीछे को फिरा। पुकारने वाला कहार था। वो एक बूढ़ा आदमी था। उसकी सफ़ेद सफ़ेद बड़ी बड़ी मूछें, पक्का रंग, लट्ठे की मिर्जई, दुपल्ली टोपी और चौखाने का अंगोछा कंधे पर पड़ा था। ककड़ियों को देखकर उसने कहा, सिर्फ 2 ही रवे हैं? अभी ककड़ियाँ कहाँ? वो तो कहो मैं 4 रवे लाया था, 2 बिक गए, 2 ये हैं। लेना हो तो लो, मोल भाव का काम नहीं, चवन्नी लूंगा। बूढ़ा कहार अभी नहीं बोला था, एक युवक ने तीव्र आवाज में कहा, अठन्नी ले लो जी, ककड़ियां हमें दो। पहलवान युवक भी कहार था। उसकी मसें अभी भीगी थीं, भुजदंडों में मछलियां उभर रही थीं। उसने हेरती हुई आंखों से बूढ़े कहार की ओर देखा और अठन्नी टन से झाबे में फेंक दी। सौदा हमसे हुआ है जी, ककड़ियां हम लेंगे। ये लो 1 रुपया, ककड़ियां हमें दो। कुंजड़ा क्षण भर स्तंभित रहा। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से युवक की ओर देखा। युवक ने कहा, कुछ परवाह नहीं, हम 2 रुपए देंगे। हम 5 रुपए देते हैं। हम 10 देते हैं। ये लो 20 रुपए, ककड़ी तो हम खरीद चुके। 25 है ये, ककड़ी हमने ले ली। हमने 30 दिए। युवक के माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा, हम 50 में खरीदते हैं। लाओ, ककड़ियां इधर दो। बूढ़े कहार ने हंस दिया और अवज्ञा की दृष्टि से युवक की ओर देखकर जरा सीधा खड़ा होकर उसने तेज स्वर में कहा, मैंने 100 रुपए में दोनों ककड़ियां खरीद ली। युवक कहार क्षण भर घबराई दृष्टि से बूढ़े की ओर देखता रहा। बूढ़े ने विजय गर्वित दृष्टि से उसे घूरते हुए कहा, दम हो तो आगे बढ़ो,
ककड़ियां 5,000 तक मेरे यहाँ जाएंगी। सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए थे। युवक लज्जा और क्रोध से भरकर चुपचाप चल दिया। सैकड़ों कंठों से नारा बुलंद हुआ, वाह भाई मेहरा, क्यों न हो। आखिर तू है किस घराने का नौकर जो इस समय दिल्ली की नाक है। शाबाश। बूढ़े ने कमर से खोलकर रुपए गिनकर दे दिए, ककड़ियां ले ली और इस भांति अपने मालिक के घर को चला जैसे वो एक राज्य विजय करके लाया हो। बूढ़े ने अपने मालिक लाला जगत नारायण जी के सामने जाकर फूलों और केले के पत्तों में लिपटी हुई ककड़ियां रख दी। शाम हो चली थी। लाला जी ने पूछा, क्या 2 ही मिली? जी हाँ, बाजार भर में 2 ही ककड़ियां थीं, जिन्हें आपका सेवक 100 रुपये में खरीद लाया है। इसके बाद कहार ने जो घटना बाजार में घटी थी सब कह सुनाई। लाला ने सब सुना। क्षण भर वे स्तब्ध रहे। क्षण भर बाद उन्होंने अपने गले से सोने का तोड़ा उतार कर बूढ़े के गले में डाल दिया और उसके बदन को दुशाले से लपेटकर स्वयं भी उससे लिपट गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने गद्य कंठ से कहा, शाबाश मेरे प्यारे रामदीन, तुमने बाजार में मेरी प्रतिष्ठा बचा ली। इसके बाद उन्होंने चांदी की तश्तरी में ककड़ियों को उन्हीं गुलाब के फूलों में रखकर ऊपर कम ख्वाब का रूमाल ढांक कर कहा, जाओ लाला शिव प्रसाद जी से मेरा जय गोपाल कहना और कहना कि आपके सेवक ने ये प्रेम की सौगात भेजी है और हाथ जोड़कर अर्ज की है कि स्वीकार करके इज्जत अफजाई करें। उधर युवक से सब घटना सुनकर शिव प्रसाद जी चुपचाप मसनद पर लुढ़क गए। मुंह की गिलौरी उन्होंने थूक दी। नौकर चाकर चिंतित हुए, पर कोई कुछ कह नहीं सकता था। थोड़ी ही देर में बूढ़े रामदीन ने आकर अदब से आकर बढ़कर तश्तरी लाला शिव प्रसाद जी के सामने रख दी और हाथ जोड़कर अपने मालिक का संदेश भी निवेदन कर दिया। लाला शिव प्रसाद जी चुपचाप एकटक तश्तरी में रखी दोनों ककड़ियों को देखते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने ककड़ियां भीतर भिजवा दी और तश्तरी अशरफियों से भरकर कहा, ये तुम्हारा इनाम है। लाला जगत नारायण जी से हमारा जय गोपाल कहना। बूढ़े रामदीन ने झुककर सलाम किया और चला आया। दूसरे दिन सूर्योदय के साथ ही सारे शहर में खबर फैल गई कि नगर के प्रसिद्ध रईस लाला शिव प्रसाद जी ने जहर खाकर जान दे दी। वे एक पुर्जे पर ये लिखकर रख गए कि बाजार में मेरी इज्जत किरकिरी हो गई, अब मैं दुनिया में मुंह नहीं दिखा सकता। ऊपर जिन 2 प्रतिष्ठित रईसों के नाम दिए गए हैं वे काल्पनिक हैं। आज भी ये दोनों घराने दिल्ली में उसी भांति प्रतिष्ठित हैं। हाँ, जिनका नाम जगत नारायण कल्पित दिया गया है, उनके घर से लक्ष्मी रूठ गई है। आज वो विशाल हवेली टूट फूट कर खंडर हो गई है। उसमें जो एकाध कमरा बचा है, उसमें अनेक उत्तराधिकारी बड़े कष्ट से कालयापन करते हैं। नीचे के खंड के खंडरों में छोटे दर्जे के किराएदार रहते हैं, जिनकी आमदनी पर ही उनका निर्वाह निर्भर है। ककड़ी की कीमत बाय आचार्य चतुरसेन।